आजादी की यात्रा में यह मेरा पहला एपिसोड है। किस प्रकार से यह संघर्ष हो रहा है, किस तरह से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। भारत को जब कहीं न कहीं मेरे क्रांतिकारियों ने अपने लहू से इस धरती को रंगा था, तब मेरे देश को आजादी मिली थी। हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान के धन को, संपदा को पूरी तरह से लूट लिया और भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का व्यापारी, भारत का शिल्पकार पूरी तरह से दुनिया की तबाही के कगार पर चला गया। ये हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने अगर शासन किया तो यहाँ के लोगों ने भी सहयोग किया है। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आजादी की यात्रा में यह मेरा पहला एपिसोड है और मैं दो लाइनों से अपनी बातों को शुरू करता हूं। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। अरे नोटों में भी लिपटकर और सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। आज मैं आर्यन यादव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। मेरे देश को आजादी कैसे मिली, ये आजादी की जो यात्रा है, कितने संघर्षों, कितने बलिदानों के पश्चात हम लोग 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहरा पाए। आज मैं उसी कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूं। मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन को बहुत अधिक प्यार देंगे। और चलिए अब हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं। आप मेरी इमेज में देख रहे हैं किस प्रकार से ये संघर्ष हो रहा है, किस तरह से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। और आजादी की इस पहली यात्रा में हम लोग 1857 की क्रांति से इस बात को शुरू करेंगे। तो यहां पर दो लाइनें फिर शुरू करूंगा कि 1847 से 1947 तक संघर्ष का हर अध्याय सुनाएंगे। आजादी की यात्रा में हम भारत की गाथा को पुनः दोहराएंगे। इस प्रकार से कुल मिला के कहीं कि 15 अगस्त 1947 को जो जब देश आजाद हुआ, मैं मानता हूं कि कुल मिला के कहीं कि लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा है, लेकिन उस तिरंगे फहराने के लिए इस हिंदुस्तान में कुल मिला के कहीं कि कितने लोगों ने अपनी कुल मिला के कुर्बानी दी। मैं बार बार कहता रहता हूं कि भारत को जब कहीं ना कहीं मेरे क्रांतिकारियों ने अपने लहू से इस धरती को रंगा था, तब मेरे देश को आजादी मिली थी। मैं दो लाइनें फिर कहूंगा कि भारत माता तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं, है कफन का कपड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। मैं यहीं से अपनी बात को शुरू करते हुए आगे बढ़ता हूं। और यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से कुल मिला के कहीं कहीं, चाहे वो कांग्रेस का नेतृत्व हो, चाहे किसानों का नेतृत्व हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे क्रांतिकारियों की बात हो, चाहे हमारी महिला वीरांगनाओं की बात हो, इन सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुल मिला के संघर्ष किया है। तो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर पृष्ठभूमि, अंग्रेजों द्वारा 1757 में प्लासी का कुल मिला के युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की गई। ये बिल्कुल कुल मिला के कहीं कि बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है, लेकिन ठीक उसके 100 वर्षों के बाद 1857 की क्रांति हुई, जिसका लक्ष्य क्या था? भारत से आजादी, यानी कुल मिला के अंग्रेजों से आजादी, अंग्रेजों से मुक्त भारत को करना चाहते हैं। इस प्रकार के कुल मिला के अंग्रेज मुक्त भारत की स्थापना करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन 100 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के लोगों में एक व्यापक असंतोष है, एक कहीं के अंग्रेजों के अत्याचार के कारण एक व्यापक कुल मिला के पीड़ा है, एक बहुत बड़ा दर्द है। और उस दर्द का परिणाम हमको 1857 की क्रांति के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति से पहले भारत में क्रांति नहीं हुई थी, बिल्कुल 1857 से पहले भी क्रांति हो चुकी थी। कुल मिला के सैनिकों के विद्रोह की बात करें तो 1806 में बेल्लोर में सैनिक विद्रोह हो चुका है, 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हो चुका है। आदिवासियों का मूवमेंट अगर देखते हैं तो 1855 में संथाल विद्रोह हो चुका है। और मैं कह सकता हूं कि तिलका माझी कुल मिला के देश की आजादी के लिए पहले शहीद होने वाले व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं 1857 की क्रांति का कुल मिला के महत्व इसलिए है, यह क्रांति बड़े पैमाने पर फैली, बड़े पैमाने पर फैली। हिंदुस्तान के बहुत से लोग इस क्रांति के साथ जुड़े, जिनका लक्ष्य है अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। और इस प्रकार से इस क्रांति के बहुत से कारण थे। अगर डलहौजी की बात करें तो डलहौजी कुल मिला के कहीं न कहीं हिंदुस्तान का बड़े पैमाने पर शोषण कर रहा है। वो हड़प नीति का सहारा लेता है। कुल मिला के हड़प नीति के द्वारा बहुत सी देशी रियासतों को उसने बेदखल कर दिया। अगर वेलेजली की सहायक संधि की बात करें तो उसने भी बहुत से देशी रियासतों के बहुत से बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यहाँ की जो दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था थी उसमें अंग्रेजों का पक्ष लिया जाता था। प्रशासकीय कुल मिला के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार थे। इन सभी कारणों ने अंततः कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत के लोगों के मन में एक व्यापक असंतोष, एक व्यापक पीड़ा भर दी थी। अगर आर्थिक कारण कहें तो यार हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान के धन को, संपदा को पूरी तरह से लूट लिया और भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का व्यापारी, भारत का शिल्पकार पूरी तरह से कुल मिला के तबाही के कगार पर चला गया। भारत के लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हमारी तबाही, हमारी कंगाली,
हमारे दुखों का कारण अगर कोई है तो अंग्रेज है। इन आर्थिक कारणों ने भी भारत को कुल मिलाकर 1857 में एकजुट होने के लिए तैयार किया। अगर सामाजिक कारण करते हैं तो अंग्रेज नस्लीय आधार पर अपने को श्रेष्ठ माना करते थे, अंग्रेज प्रजातीय आधार पर अपने को श्रेष्ठ माना करते थे, प्रजातीय आधार पर हमारे साथ बहुत सा भेदभाव किया करते थे। मैं यह कहना चाहता हूं, अंग्रेज हमको कुल मिलाकर बर्बर कहा करते थे और अपने को सभ्य कहा करते थे। इस प्रकार से प्रजातीय भेदभाव के आधार पर भी भारत के लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं, अगर हम सैनिकों की बात करें, आपको बताना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति के दौरान इस ब्रिटिश आर्मी में 5 गुना भारतीय सैनिक हैं। यानी एक अंग्रेज सैनिक है तो 5 गुना के भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेवा कर रहे हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने अगर शासन किया तो यहां के लोगों ने भी सहयोग किया है। इस बात को हमको जानने की जरूरत है। 2,33,000 भारतीय सैनिक और 45,000 अंग्रेज सैनिक, लेकिन 2,33,000 भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन भारतीय सैनिकों के साथ भी नस्लीय आधार पर बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनको वेतन कम दिया जा रहा है और उनका कोई भी प्रमोशन नहीं होता था। इस नस्लीय भेदभाव, प्रजातीय भेदभाव के कारण भारतीय सैनिकों के मन में भी एक असंतोष था। लेकिन उसी समय एक घटना घटित हो गई। कहते हैं बारूद का ढेर खड़ा था, एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी क्या थी? चर्बी वाले कारतूस थे। चर्बी वाले कारतूस जिनमें अंग्रेजों ने जानबूझकर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, ब्रिटिश आर्मी में सबसे पहले ब्राउन बेस राइफलें आती थी, लेकिन अब एनफील्ड राइफल आई और उस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग किया जाएगा उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिससे भारत का मुसलमान सैनिक और भारत का हिंदू सैनिक दोनों को लगा कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और इन चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ बैरकपुर बंगाल में 29 मार्च 1857 को एक शेर खड़ा हो जाता है जिसका नाम मंगल पांडे है। इन चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ अंततः मंगल पांडे ने बिगुल बजा दिया और अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर देता है। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के द्वारा मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 1857 की क्रांति का पहला शहीद है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, यह शहादत पूरे भारत के कुल मिलाकर कहीं कि इंडियन आर्मी के जो भारतीय सैनिक थे वो पूरी तरह से कुल मिलाकर गुस्सा हो गए और अंततः कुल मिलाकर इस क्रांति का असर हमको 10 मई को मेरठ में देखने को मिलता है। 10 मई को मेरठ में भारतीय सैनिक सामूहिक रूप से कुल मिलाकर कहीं विद्रोह का बिगुल बजा देते हैं और इस विद्रोह का बिगुल बजाने के पश्चात 11 मई को वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्योंकि दिल्ली में कौन है? शहंशाह ए आलम बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि आपको इस क्रांति का नेतृत्व करना पड़ेगा। दुर्भाग्य उसी दिन मेरे देश की क्रांति का हो गया। बहादुर शाह जफर के पास कुल मिलाकर बड़ी आशा के साथ ये मेरठ से भारतीय सैनिक पहुंचे हुए थे, लेकिन उसने क्रांति को नेतृत्व देने से मना कर दिया। उसने कहा मैं वृद्ध हो गया हूं। उसने यह तक कहा कि अगर क्रांति में भाग लूंगा तो मेरी जीनत का क्या होगा। जीनत उसकी बेगम का नाम था। लेकिन क्रांतिकारियों के दबाव के कारण अंततः बहादुर शाह जफर इस प्रकार से क्रांति को नेतृत्व देते हैं और जब क्रांति को नेतृत्व देते हैं तो यह क्रांति विभिन्न क्षेत्रों में फैलती है। उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों में क्रांति फैल गई। दिल्ली के बाद कुल मिलाकर क्रांति झांसी पहुंचती है, जहां रानी लक्ष्मीबाई कुल मिलाकर कहीं खड़ी हो गई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वहां कानपुर में नाना साहब खड़े हो गए। लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ खड़ी हो गई। तात्या टोपे इस 1857 की क्रांति का एक ऐसा सेनानी जो गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों से संघर्ष करता है। हमारे बिहार में कुंवर सिंह खड़े हो जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार से जगह जगह कुल मिलाकर कहीं क्रांतिकारी ने इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ शंखनाद कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुल मिलाकर अंग्रेजों के पास शक्ति बहुत ज्यादा है। बहुत से भारतीय सैनिक भी अभी भी अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे और अंततः अंग्रेजों ने सबसे पहले जो अपना दिमाग लगाया वो दिल्ली पर लगाया। और दिल्ली पर अंततः कुल मिलाकर मैंने अभी बताया कि 11 सितंबर को जब कहीं न कहीं भारतीय क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों को मार के भगा दिया था। वहां का जनरल निकलसन जब मारा जाता है, 12 मई तक पूरी तरह से दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन उसी समय जब अंग्रेजी फौज कुल मिलाकर दिल्ली पहुंच गई तो बड़ा भयानक नरसंहार इस प्रकार से भारतीयों का होता है। और उस कुल मिलाकर कहीं उस नरसंहार को, उस रक्त को अपनी आंखों देखा हाल मिर्जा गालिब ने सुनाया था। और मिर्जा गालिब यह कह रहे हैं कि मेरे सामने रक्त का विशाल दरिया बह रहा है, अब खुदा ही जानता है मुझे क्या कुछ देखने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। और अंततः 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कुल मिलाकर कहीं क्रांतिकारियों का कब्जा हो जाता है।
मैं मान सकता हूं कि क्रांति कुल ना के कहीं न कहीं जो चारों तरफ फैल रही है, आप यहां पर देख सकते हैं कि चारों तरफ क्रांति फैली, लेकिन मैं मान सकता हूं कि क्रांति फेल हो गई, क्रांति असफल हो गई। उसके बहुत से कारण भी हैं। योग्य नेतृत्व का अभाव। अगर बहादुर शाह जफर के कुल ना के स्थान पर कोई योग्य व्यक्ति बैठा होता तो निश्चित रूप से 1857 में हमारा देश आजाद हो जाता, लेकिन योग्य नेतृत्व का अभाव जो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, देशी नरेशों सामंतों की गद्दारी। बाबू कुलना के गद्दार तो हर युग में रहे हैं, चाहे आज का युग हो चाहे पहले का युग हो, उस समय भी कुलना के देशी नरेशों और सामंतों की गद्दारी। इन लोगों ने भी कुलना के अंग्रेजों का साथ दिया था। विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया, उत्तर और मध्य भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों में फैल पाया। अंततः सीमित संसाधन भी हमारे पास था, क्योंकि जो भी संचार सेवाएं थी वो अंग्रेजों के पास थी। अंग्रेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर तत्काल पहुंच जाते थे। हमारे पास वो संसाधन नहीं थे, हमारे पास वो गोला बारूद नहीं थे, हमारे पास वो राइफल्स नहीं थी, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास संगठन नहीं था। अंग्रेजों के पास कुलना के पूरी तरह से संगठन है, जिसके कारण से यह क्रांति पूरी तरह से फेल हो जाती है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, यह क्रांति फेल तो हो गई, लेकिन इस क्रांति ने कुलना के हमको बहुत सा मैसेज दिया। इस क्रांति के बहुत से परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। 1857 के विद्रोह का सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो था भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। वो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय था। इस विद्रोह की विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ साहस और शक्ति के बल पर अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। इसके लिए क्षेत्रवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद की भावना को कुलना के आगे बढ़ाना होगा। राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाना होगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। और 1857 की क्रांति के पश्चात अब धीरे धीरे संगठन बनने लग गए, और अंततः 1885 का वो दिन आ गया। और 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसने कुल मिलाकर 1885 से 1947 तक देश के लोगों के मन में एक राष्ट्रवाद की भावना को भरा, और अंततः हमको कुल मिलाकर देश को आजादी मिली। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आजादी का संघर्ष बाबू बहुत लंबा रहा है। और यहां पर थोड़ा सा और आगे बात कर दूं तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे दिल से निकली है कि 1857 की क्रांति भले तत्कालिक रूप से सफल ना हो सकी हो, लेकिन उसने गुलामी की जंजीरों को पहली कड़ी चुनौती दी है। गुलामी की जंजीरों को पहली कड़ी चुनौती दी। यह वह ज्वाला थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यह वह ज्वाला थी जो क्रांतिकारियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी, और यही ज्वाला का नाम है आजादी की यात्रा। मैं IN यादव इस प्रकार से आजादी की यात्रा 15 अगस्त तक आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैं आपसे बस यही आशा करता हूं आप लोग जरूर बेटा इस सेशन के साथ जरूर जुड़े रहें, और इस प्रकार से इस कहानी को इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुलना के हमारे देश की आजादी के लिए वीरांगनाओं ने, वीरों ने किस प्रकार से संघर्ष किया था। अगर आगे हम बात करते हैं तो मैंने अभी कहा कि जो 1857 की जो ज्वाला थी, उसी ज्वाला की कहानी आजादी की यात्रा के रूप में मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और आगे भी इसी प्रकार से लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।